हम लोग सेंट्रल ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। कल हम लोगों ने थ्योरम पढ़ाया था कि अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो जो तीन केस राइज होगा उसको डिस्टिंग्विश करना है, डिस्कस करना है और ये दिखाना है कि उत्पाद कॉनिक सेक्शन होगा, चाहे एलिप्स हो, पैराबोला हो या हाइपरबोला। उसको हमने कल दिखाया। एलिप्स पर भी, पैराबोला और हाइपरबोला सब पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हमने ज्ञात किया। अब उसके आगे चलेंगे। न्यूटन्स लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन का क्या नियम है ग्रेविटेशन के लिए, वो हम लोग बचपन से जानते हैं। उसको फिर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज two bodies of masses m1 and m2 separated by a distance r, then the force of attraction between them is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या चीज? दुनिया में कोई दो बॉडी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस रखा हुआ है तो उस दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कोई दो बॉडी कुछ दूरी पर रखा हुआ है तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस प्रकार का होगा, इसी को न्यूटन साहब ने अपने लॉ में बयान किया है। उनका क्या कहना था उसको देखें।
उनका कहना था कि दो बॉडी अगर m1 और m2 मास का separated by distance r, then there is a force of attraction between them. दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, खिंचाव बल होगा, और वो बल समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मास के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर। दैट इज जो भाषा आपने लिखा उस पर फिगर बना के लिखा है। उनका पहला लॉ था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दोनों मास के गुणनफल के समानुपाती होगा। एंड दूसरा लॉ था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दूरी के स्क्वायर, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड is proportional to m1 m2 by r square। प्रोपोर्शनल को जब हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट जी लेते हैं, मैथ में उसे गामा भी बोलते हैं, where G is proportional constant known as gravitational constant। न्यूटन साहब का ग्रेविटेशनल लॉ क्या है वो याद तो था ही, फिर से एक बार हमने बता दिया कि दुनिया में कोई भी दो बॉडी अगर कुछ दूरी पर रखा हुआ है तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के मास के गुणनफल के समानुपाती होना है, और दोनों के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होना है, जिससे ये रिजल्ट आया। इसमें एक बात, यदि दोनों मास को इकाई कर दिया जाए और दोनों के बीच की दूरी भी इकाई ले ली जाए, तब देखिए स्थिति कैसी पैदा होती है। m1 m2 1 ले लिया जाए एंड दोनों के बीच की दूरी भी 1 ले ली जाए, देन F बराबर G, F बराबर G। देखिए G का डेफिनेशन अब आप लिख सकते हैं। G क्या था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होता है जो दो इकाई मास के बॉडी के बीच लगता है और जो इकाई दूरी पर रखा है। यानी दो इकाई मास का बॉडी अगर इकाई दूरी पर रखा हुआ है तो दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वही आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा। फिर से एक बार सुने, दो इकाई मास इकाई दूरी पर अगर रखा हुआ है तो दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
अट्रैक्शन जितना सा लगेगा वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जी कहलाएगा, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाएगा। अब हम डिफाइन कर सकते हैं ग्रेविटेशनल constant is the force of attraction between two bodies of unique masses separated by a unique distance। इसमें तो रखने की कोई बात हुई नहीं, तो समझ रहे हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कहाँ लगता है, दो इकाई द्रव्यमान पे वस्तु जो इकाई दूरी पर रखा हो तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वही जी कहलाएगा। न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ क्या है वो लिखा। अब हम लोग केपलर का नियम लिखने जा रहे हैं। प्लेनेट पर जो उन्होंने लॉ दिया था, 3 लॉ दिया था पता है, उसी तीनों को लिखने जा रहे हैं। पहला every planet moves in an elliptical orbit with sun as one of its foci। केपलर साहब का पहला नियम, जितना भी प्लेनेट है वो एलिप्टिकल रास्ते पर मूव करता है, और एलिप्स में 2 फोकस है, तो एक फोकस पर सन मौजूद होता है। एवरी प्लेनेट मूव्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एज वन ऑफ इट्स फोसा। उसके एक फोकस पर सूरज मौजूद रहेगा। यानी इनका कहना क्या था केपलर साहब का, एलिप्स तो समझता है, इसमें 2 फोकस है, एक यहाँ और एक यहाँ।
फोकस पर सन मौजूद होगा। और प्लेनेट किस रास्ते पर मूव कर रहा है? इलेप्टिकल रास्ते पर मूव कर रहा है। ये प्लेनेट का पोजीशन, प्लेनेट इसी रास्ते पर आपका मूव कर रहा है और इसके एक फोकस पर कौन होता है? सन रहता है। पहला लॉ याद हुआ, केपलर साहब ने क्या कहा कि जितना भी प्लेनेट है वो सब का सब इलेप्टिकल रास्ते पर मूव करेगा और उसके एक फोकस पर सन मौजूद होगा। तो दूसरा, every planet equal area in equal time, that is the rate of description of sectorial area by the planet is constant। दूसरा लॉ क्या है, इसको समझें। पहला लॉ तो क्लियर हो गया कि जितना भी प्लेनेट है वो इलेप्टिकल रास्ते पर मूव करेगा और उसके एक फोकस पर सन। दूसरा क्या कहता है? सारा प्लेनेट बराबर समय में बराबर एरिया डिस्क्राइब करेगा। प्लेनेट जो घूम रहा है वो सेक्टोरियल एरिया बनाएगा, तो बराबर समय में बराबर एरिया बनाएगा। मतलब रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्राइब करने का जो दर है सेक्टोरियल एरिया का, वो कांस्टेंट है। जैसे देखिए, बात समझिए। ये इलेप्टिकल रास्ता है, इसके एक फोकस पर सन मौजूद रहता है। सन, प्लेनेट मूव कर, प्लेनेट बहुत छोटा होगा सन के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट कीजिए, अभी प्लेनेट का पोजीशन P है। 1 घंटे में माना वो Q पर आए, तो 1 घंटे में उस प्लेनेट ने कितना सेक्टोरियल एरिया बनाया? ये बनाया। P से Q तक आने में अगर 1 घंटा लगा तो 1 घंटे में उसने सेक्टोरियल एरिया कितना सा बनाया? ये बनाया। फिर माना Q से R तक प्लेनेट को आने में पुनः 1 घंटा लगा, तो इस बार उसने सेक्टोरियल एरिया ये बनाया। तो ये एरिया और ये एरिया बिल्कुल समान होगा, यानी बराबर समय में बराबर एरिया डिस्क्राइब करेगा। तो ये सेक्टोरियल एरिया और ये सेक्टोरियल एरिया बराबर होगा अगर
बराबर समय लगा है। तो अगर लॉ लिखेंगे उसके नीचे फिगर जरूर बना देंगे, उससे क्लियर होगा। एंड द थर्ड लॉ, that beta T be the total time taken by the planet to describe an ellipse of semi-major axis A, then T square is proportional to AQ। लेकिन तीसरा लॉ क्या है कि अगर प्लेनेट को एक पूरा चक्कर लगाने में T समय लग रहा है, किसका चक्कर लगा रहा है? इसका एलिप्टिकल रास्ते पर घूमता है। पूरा चक्कर लगाने में अगर T समय लगता है और उस एलिप्स का सेमी मेजर एक्सिस ए हो, नहीं भी बोलते तो ए ही बोलते हैं, तब T का जो स्क्वायर है वो समानुपाती होगा ए के क्यूब के। तीनों लॉ को फिर से एक बार सुनो। पहला लॉ, एवरी प्लैनेट मूव्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एज वन ऑफ इट्स पोसाइड। प्रत्येक प्लैनेट अपने एलिप्टिकल रास्ते पर मूव करता है और उसके एक फोकस पर सन विद्यमान रहता है, मौजूद रहता है। दूसरा, एवरी प्लैनेट ट्रेसेस इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। प्रत्येक प्लैनेट बराबर समय में बराबर एरिया डिस्क्राइब करेगा। मतलब द रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया इज कांस्टेंट। And the third, T square is proportional to a cube, where T is the time taken। T क्या है? टाइम टेकन है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में, और A सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है और उसके बाद जो है केपलर्स का तीनों लॉ क्या है, ये हमने बताया। अब अक्सर एग्जाम में एक सवाल है जो आता है, न्यूटन के नियम को सत्य मानते हुए केपलर का तीनों नियम डिराइव करें और केपलर के तीनों नियम को मानते हुए न्यूटन के नियम को जांचें। ये अक्सर एग्जाम में आता है। Newton's law gravitation
Levios, Kepler's laws of planetary motion। न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ को मानते हुए केपलर का प्लेनेटरी मोशन जो 3 पे उसको प्राप्त करना है। थ्योरम का आंसर लिखेंगे, हल लिखेंगे। ये सन ले लें, और एक प्लेनेट है। प्लेनेट बहुत बहुत छोटा होता है सन से। ये आपका प्लेनेट है, ये आपका सन है। दोनों के बीच की दूरी r है, तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना है। सन का मास कैपिटल M ले लें, प्लेनेट का मास स्मॉल m ले लें। सपोज कैपिटल M and small m are the masses of the sun and the planet separated by a distance r। If F be the force of attraction between them, then by Newton's law of gravitation, F बराबर Gm/r²। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात हमने की। दो बॉडी सन और प्लैनेट, एक का मास कैपिटल M है और एक का मास स्मॉल m है। दोनों के बीच की दूरी r है, तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, और न्यूटन साहब के मुताबिक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
दोनों के मास के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा, जो ऐसा होगा। ये हम बता चुके हैं अभी थोड़ा देर पहले। ये दोनों के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने निकाल लिया। फोर्स ऑफ attraction of the sun on planet produces an acceleration g small m by r square। यहाँ क्या लिखा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है तो वहाँ एक्सेलरेशन भी हो, फोर्स का मास गुना एक्सेलरेशन, तो कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सन ऑन प्लेनेट, सन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लेनेट पर है वो कितना एक्सेलरेशन है, तो फोर्स पर यूनिट मास को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो सन के मास से भाग दे दिया तो वो निकल गया, इसमें कैपिटल एच से भाग दे दिया। ठीक उसी प्रकार फोर्स ऑफ attraction of the planet on sun produces an acceleration g capital N by r square। Since m is very large than m, so gm by r square can be neglected, then एक्सेलरेशन बच जाएगा जी कैपिटल एन, जी कांस्टेंट है, कैपिटल एन कांस्टेंट है, जी और दो कांस्टेंट को गुना करें कांस्टेंट होगा म्यू बार आर स्क्वायर, म्यू कांस्टेंट। अब हमें पता चल गया सेंट्रल एक्सेलरेशन कितना, म्यू बार आर स्क्वायर। हम लोग देखिए पथ केपलर का जो पहला लॉ है उसकी ओर जा रहे हैं। उनका पहला क्या कहना था कि एवरी प्लेनेट moves in an elliptical orbit with sun as one of its foci। जितना भी प्लेनेट है वो इलिप्टिकल रास्ते पर जाएगा, यानी हम प्लेनेट के घूमने का रास्ता निकालने जा रहे हैं। तो रास्ता का समीकरण बहुत सा सवाल पढ़ चुका है, हम लोग पथ के समीकरण से पढ़ते थे। We know that the differential equation of path in
पी यहाँ पर निकला है म्यू बाय स्क्वायर, पी बराबर एच स्क्वायर पी को डी पी बाय डी, एच स्क्वायर पी क्यू डी पी बाय डी आर, dp by pq h square mu dr square, h square p पर -3 dp r पर -2 दिया, h स्क्वायर p पर -2 by -2 r पर -1 h स्क्वायर minus mu by r h square by p square 2 mu by r plus k। ये बार का समीकरण निकला जो उस एक्सेलरेशन से जा रहा था। ये समीकरण बहुत सिमिलर है पेडल इक्वेशन ऑफ एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला से, which is very similar to the Pedal equation of the ellipse, hyperbola and parabola। कैसे समझा उसको बता भी दी। एलिप्स का पेडल इक्वेशन म्यू दर्शक, हाइपरबोला का पेडल इक्वेशन म्यू दर, पैराबोला का पेडल इक्वेशन p स्क्वायर बराबर r, दैट इज जब यहाँ पहुंचे हम लोग तो हमारे जहन में 3 बात आया कि वो रास्ता एलिप्स भी हो सकता, हाइपरबोला भी हो सकता, पैराबोला भी हो सकता है। लेकिन हमें पता है कि हाइपरबोला और पैराबोला तो ओपन कर है, खुला हुआ है। पैराबोला हाइपरबोला ये दोनों खुला हुआ कर है, तो क्या कोई चीज कोई प्लेनेट इस पर मूव कर सकता है? नहीं करेगा, क्योंकि एक समय के बाद वो नीचे गिर जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लोज कर्व है, कौन? एलिप्स। इसीलिए प्लेनेट के घूमने का जो रास्ता है वो एलिप्टिकल है। since on the ellipse is a closed curve, so the planet
moves in an elliptical orbit with sun as one of its foci। हमारा सवाल क्या है? न्यूटन के नियम को मानते हुए केपलर के तीनों लॉ को डिड्यूस करना है। तो आपने न्यूटन का लॉ पहले माना, उसे केपलर का पहला नियम डिड्यूस किया। अब उसके बाद डिडक्शन of Kepler's second law, सेकेंड और थर्ड रह गया, इसको कल करेंगे।